हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम रह गया है। आशा करती हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। लेकिन अगर किसी बच्चे की ने अभी तैयारी स्टार्ट करी है किसी भी रीज़न से, तो उसे भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट एक हमारा ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितने भी मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रही हूँ, आपको उन सभी को सॉल्व करना है। प्लस जो मैं कम्युनिटी पे क्वेश्चंस डाल रही हूँ उन सभी को अटेम्प्ट कीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी कम्युनिटी पे डाल रही हूँ ताकि आपकी लाइफ प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चंस की। ठीक है, अगर आप ये दोनों चीज़ें करेंगे तो आपका जो साइंस वाला पार्ट है वो बहुत ही ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, Dash is the largest gland in our body and secretes dash which helps in the digestion of dash। देखिए, जैसे ही आपने पढ़ लिया लार्जेस्ट ग्लैंड, तो दोस्तों लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी एक ही होती है हमारी बॉडी के अंदर। वो कौन सी होती है? लीवर। क्या आपको कहीं लीवर दिखाई दे रहा है? हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ तो ऑप्शन ही एक ही है लीवर वाला, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। लीवर हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करती है, सीक्रेट करती है बाइल जूस, जो किस में मदद करता है? फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। नहीं दोस्तों, सारी आर्टरीज हमारी ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं कैरी करती। इसमें हमारा एक्सेप्शन क्या आता है? पल्मोनरी आर्टरी का। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? आपकी आपकी जो हार्ट होती है वहाँ से लंग्स में लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योरिफिकेशन के लिए। ठीक है, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन। यहाँ पे क्या एक्सेप्शन? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन हमारा क्या करती है? आपका लंग्स से हार्ट में लेके आती है कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है? पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ये मैंने भी आपको बताया, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ब्लड लेके जाती है हार्ट टू लंग। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। पल्मोनरी वेन कैरीज इम्प्योर ब्लड। नहीं, अभी दोस्तों मैंने बताया ये इम्प्योर नहीं, प्योर ब्लड लेके जाती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डैश रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म कंपाउंड डैश। कौन सा हमारा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है, और ये जो कंपाउंड है फिर किसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिटमस को किसमें किसमें चेंज कर देता है, और ये हमारा मिल्की हो जाता है ऑन पासिंग डैश गैस। गैस को पास करने में। अब देखिए, जब हम बात करते हैं मिल्की ऑन पासिंग गैस, जब हम मिल्की वर्ड आपने समझ लिया यहाँ पे, तो याद रखिएगा अगर मिल्की की बात आ गई तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं। तो अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ कहाँ पे? इस वाले ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें है। तो हमारा पहले वाला ऑप्शन तो कट गया। अब देखिए हम पढ़ते हैं क्या। कैल्शियम, इन्होंने कहा है कि कौन सा एलिमेंट रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन और वाटर के साथ। तो अगर हमारा कैल्शियम हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सही बात है। और फिर उसके बाद क्या है? ये कंपाउंड क्या है? आपको पता है कि जब भी किसी एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड बनता है तो वो क्या करता है? रेड लिटमस से आपका ब्लू में चेंज कर देता है, क्योंकि ये क्या है? हमारा एक बेस है। ठीक है, और बेस क्या करता है? रेड से ब्लू में चेंज हो जाता है। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये क्या करता है? ब्लू से रेड में। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लू टू रेड। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत है। हाइड्रोक्साइड आ गया ना, तो रेड टू ब्लू। तो आपके दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट्स नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड बेस। देखिए हमने बात करी थी इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हमें एसिड और बेस के बारे में बताते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे दो तरह के इंडिकेटर्स आते हैं, एक आते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स और एक आते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिर्फ हमारे दो इंडिकेटर ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं। एक है आपका मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोथिलीन। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हैं हमारे जो देखे हैं आपके एससीईआरटी में, वो सब क्या हैं? आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो अब पूछा गया है इनमें से कौन सा सेट आपके नेचुरल इंडिकेटर्स को बता रहा है। तो मैंने भी बताया आपको, फिनोथिलीन क्या है? आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर चाइना रोज और मिथाइल ऑरेंज, मैंने भी बताया मिथाइल ऑरेंज क्या है? आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर। इसमें क्या है? फिनोथिलीन, ये भी क्या है? हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो ये दोनों ऑप्शन भी आपके कट गए। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? लिटमस एंड टर्मरिक। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टरिस्टिक्स एडेप्टेशन फीचर ऑफ ए डेजर्ट प्लांट। जो हमारे डेजर्ट प्लांट होते हैं, जो रेगिस्तान में हमारे प्लांट्स होते हैं, उनका इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? डीप पेनिट्रेटिंग रूट्स, बिल्कुल सही बात है। रूट्स आपके क्या होते हैं? वहाँ नीचे तक होते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है? पानी की कमी होती है। तो रूट नीचे से नीचे तक जाके वहाँ से अपनी जो पानी की आवश्यकता है उसको पूरी करते हैं। फ्लैशी स्टेम, यस दोस्तों, ये आपका है। इसमें देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ वैक्सी दे दिया, यहाँ फ्लैशी दे दिया। एक्चुअली में क्या होता है? फ्लैशी एंड वैक्सी स्टेम होती है, जिससे क्या होता है? उनका जो लॉस है वो बहुत कम होता है पानी का, और वो अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। लीव्स विद वैक्सी कोटिंग, नहीं दोस्तों, लीव्स विद वैक्सी कोटिंग जो फीचर्स होता है ये आपके किसका होता है? हाइड्रोफाइट्स का होता है। यानी कि वो प्लांट्स जो हमारे किस में रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं। जिससे क्या होता है? हमारे जो लीव्स हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा होता है, उनके क्या होता है? ये जैसे आपको पता है लीव्स है, इसमें स्टोमेटा है, तो इसके ऊपर क्या होगा? एक कवरिंग होगी, वैक्सी कवरिंग होगी, जिससे कि इसको कोई डैमेज ना हो सके। तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। स्लोपिंग ब्रांचेस आपको पता है ये हमारे कहाँ पे मिलते हैं? माउंटेन रीजन्स में। कहाँ मिलते हैं? माउंटेन रीजन्स में। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हमें पूछा गया था इनमें से कौन सा फीचर आपका डेजर्ट प्लांट का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन इज। रस्टिंग ऑफ आयरन आप सभी को पता है दोस्तों, कैसा होता है आपका? ये एक केमिकल चेंज होता है, और दुनिया में जितने भी केमिकल चेंज होते हैं उसे याद रखिएगा, वो कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। ठीक है, हमारा फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो केमिकल चेंज होता है वो हमेशा कैसा होता है? इरिवर्सिबल चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ट्विंस इन ह्यूमन बींग्स आर फॉर्म्ड व्हेन डैश एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय डैश। देखिए, जब हम बात करते हैं किसकी? आइडेंटिकल ट्विंस की। आइडेंटिकल ट्विंस की जब हम बात करते हैं, तो आइडेंटिकल ट्विंस के केस में क्या होता है? वन एग फर्टिलाइज होता है किससे? वन स्पर्म से। ठीक है, लेकिन जो आपका फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? ये जो एग होता है ये आपका स्प्लिट हो जाता है दो में। ठीक है, विद द सेम आइडेंटिटी, यानी कि जो इसकी आइडेंटिटी है वही इसकी आइडेंटिटी होगी। तो ये होता है। और जब हम बात करते हैं किसकी? फैटर्नल की। फैटर्नल की बात करते हैं, तो फैटर्नल में क्या होता है? टू एग फर्टिलाइज होते हैं किससे? टू स्पर्म से। और इसमें जो टू बेबीज होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपके सेम हो। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आइडेंटिकल वन एग फर्टिलाइज बाय वन स्पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यू आर गिवन टू बैग्स, वन विद द वाइड स्ट्रैप। आपके पास दो बैग हैं, एक का स्ट्रैप वाइड है और एक का क्या है? नैरो है। अगर आपको बुक्स ले जानी है तो आप कौन सा बैग स्ट्रैप करोगे? तो दोस्तों मैंने बताया था आपको एक फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। ठीक है, जिसका एरिया कम होगा उसका फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जिसका यानी कि इन्वर्सली रिलेशन प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, यानी कि एरिया कम तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और एरिया ज़्यादा तो फोर्स कम लगेगा। तो अगर हमारे को बुक्स वाला बैग लेके जाना है तो हम कौन सा बैग प्रेफर करेंगे? जिसका स्ट्रैप बड़ा होगा। इससे क्या होगा? एरिया बढ़ जाएगा तो हमारे ऊपर फोर्स कम लगेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा?
बैग विद वाइड स्ट्रैप एज फोर्स पर यूनिट एरिया इज लेस, हमारा जो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा वो कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है इफ इक्वल अमाउंट ऑफ हॉट टी इज पोर्ड इन अ मेटल कप। देखिए आप क्या करा, यहाँ पे आपने 2 कप ले लिए, एक ये रहा कप और एक ये रहा कप, ठीक है। ये वाला कप आपका क्या है, ये मेटल का कप है, और ये वाला कप किस चीज़ का है, ये प्लास्टिक का है। अब इन दोनों के अंदर ही आपने क्या करा, टी भर दी। क्या करा है, टी भर दी। एक टी आपकी इसमें है और एक टी आपकी इसमें है। अब इन्होंने पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि जो मेटल कप में होगा वो हॉट रहेगा ज़्यादा टाइम के लिए क्योंकि मेटल हॉट हो गई, और जबकि प्लास्टिक कप इतना हॉट नहीं होता। जी नहीं, ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। देखिए एक चीज़ समझिए, मेटल क्या होता है, हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये हॉट कप क्या होगा, आपका गर्म हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ पता है, जब जो भी हीट होती है वो हमारे किस में जाती है, एटमॉस्फेयर में, और वो उससे किस में लाने की कोशिश करती है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यानी कि क्या होगा, जब ये हमारा मेटल जो है ये क्या है, गर्म हो जाएगा, तो ये इससे हमारे जो एटमॉस्फेयर है उससे नॉर्मल लाने में कोशिश करेगा, यानी कि दोनों के जो टेम्परेचर है उसे सेटल करने की कोशिश करेगा। और जब वो दोनों को सेटल करने की कोशिश करेगा तो मेटल कप क्या करेगा, आपका जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, टी इन द मेटल कप डज नॉट रिमेन हॉट फॉर लॉन्गर टाइम एज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। क्या होगा, आपकी जो कप होगा मेटल का वो गर्म होता जाएगा और ये जो हीट है वो अपने एनवायरनमेंट को देता चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जबकि जो प्लास्टिक होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता। इसलिए क्या होता है, आपकी जो हीट है वो यहीं पर ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट कहा गया है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेट। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है टेम्परेरी मैग्नेट होता है। जैसे कि हमारा ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या कर दी है, कॉइलिंग कर दी है। क्या कर दी है, कॉइलिंग कर दी है। तो क्या होता है कि ये मैग्नेट तभी काम करेगा जब इसमें से क्या होगी, करंट पास होगी। तो ये किसकी तरह करेगा काम, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट बनाया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक। ये इट इज़ अ वीक मैग्नेट, नहीं दोस्तों ये वीक नहीं होता, बल्कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसे बढ़ा सकते हैं। कैसे, ज़्यादा करंट पास करके, करंट को इंक्रीज करके, और जो लूप्स हैं उन्हें इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो हमारे नेचुरल मैग्नेट होते हैं वो वीक होते हैं। जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये वीक नहीं होता। तो इसमें क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फिर से वही आ गया जो हम बार बार कर रहे हैं। आपका मिरर को लेकर क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझा दिया था। अब इसका आंसर आप खुद बताएंगे। इन्होंने पूछा है कि कौन सा सही है। ए इज कौन, इन्होंने कहा है एक ए है जो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑलवेज फॉर्म। तो आपको पता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमेशा 2 केसेस में बनती है, एक तो प्लेन मिरर के केसेस में और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में। प्लेन मिरर में सेम साइज और इसके में डिमिनिश, ठीक है, ये फर्क है दोनों में। और आपको ये भी पता है कि जो प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर की होती है वही प्रॉपर्टी किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की, ठीक। अब आप बताइए, फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मोस्टली, और रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारे कौन सा बनाता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ज़्यादातर। तो बताइए क्या होगा, इसका आंसर होगा ए कुड बी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन
व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द मोशन फ्रॉम ए ग्राफ। हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक लाइन है, आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं। क्योंकि आपको सभी को पता है कि हमारी जो लाइन है वो किस केस में बनती है, या तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, या फिर ऑब्जेक्ट हमारा कैसा हो, रेस्ट में हो। तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, या तो यूनिफॉर्म में या फिर रेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया मैचिंग करनी है, तो रोटेट्स हाईली टिल्टेड। देखिए अगर हम हाईली टिल्टेड की बात करते हैं तो हाईली टिल्टेड एक्सिस पे जो हमारा चलता है वो चलता है हमारा दोस्तों यूरेनस। ठीक है, फेजेस जो दिखाता है मून की तरह वो दिखाता है वीनस, और सबसे जो डेंसिटी कम होती है ना वो होती है सैटर्न की। ये सबसे बड़ा होता है और सबसे डेंसिटी कम होती है। क्लाउड और विंडी क्या होता है हमारा नेपच्यून। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में कहा गया है ये आपका एक मिरर है। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल है, नॉर्मल है। अब इन्होंने कहा गया है कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल से क्या है, 30 डिग्री है। राइट, अब आपको पता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। तो इन्होंने कहा है कि ये जो एंगल होगा ये वाला, ये कितना होगा। तो आपको पता है ये 30 ये 30, तो टोटल कितना होगा 60 डिग्री। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रिक्शन इज ट्रू। फ्रिक्शन के बारे में कही गई कौन सी बात सत्य है। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कहते हैं फ्रिक्शन मास पे नहीं डिपेंड करता। दोस्तों ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन हमारा मास पे भी डिपेंड करता है। देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। नहीं, यहाँ पे हमारा कौन सा चलता है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो लगता ही है, नॉर्मल फ्रिक्शन भी लगता है आपका। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। असर्शन कहा गया है कि गोल्ड को मेल्ट करने के लिए जो गोल्ड स्मिथ है वो क्या करते हैं, ये जो फ्लेम होती है इसकी जो आउटर होती है वो उसको क्या करते हैं, ब्लो करते हैं। रीज़न कहा गया है क्योंकि आउटर मोस्ट रीजन जो होता है नियरेस्ट वो ज़्यादा गर्म नहीं होता ब्लो करने के लिए। नहीं, देखिए ये बात ठीक है कि वो आउटर रीजन को ब्लो करते हैं, लेकिन वो इसलिए ब्लो नहीं करते कि वो कम गर्म होता है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो हॉटनेस होती है हाई होती है, और जितनी और उसे ब्लो करेंगे तो वो हॉटनेस उसकी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा गोल्ड स्मिथ बहुत ईजिली जो है आपके मेल्ट को मेटल को सॉरी गोल्ड को मेल्ट कर पाएंगे। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो इधर यहाँ पे कहा गया है मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। मेटल ए किसको डिस्प्लेस कर रहा है, बी को, बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस सी। लेकिन सी को नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा, तो इसका मतलब क्या है, सी स्ट्रॉन्गर होगा किससे, ए से। ठीक है, फिर हमारा आ गया बी आ गया। अब देखते हैं आगे। मेटल बी डिस्प्लेसेस मेटल डी फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। अब मेटल बी क्या कर रहा है, डी को आपका सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है, तो मेटल बी है तो डी। अब अब इन्होंने कहा है कि सेकंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल बताना है, तो बताइए कौन सा सेकंड मोस्ट होगा, दैट इज ए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, डैश इज अ विटामिन विच इज नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डैश। देखिए कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट गए। आयरन के कैल्शियम के लिए दोस्तों विटामिन सी का रोल होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लीव्स ऑफ ए कैरेट प्लांट हैव रेक्टिकुलेट वेनेशन। ठीक है, आपको पता है ना रेक्टिकुलेट वेनेशन कैसी होती है, कुछ इस टाइप की वेनेशन होती है जो आपकी कैसी होती है, ऐसे झालीदार सी होती है। ठीक है, जालीदार सी जो होती है रेक्टिकुलेट होती है, और जो आपकी इस तरीके की वेनेशन होती है इस तरीके की, सो दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल वेनेशन। तो इन्होंने कहा है कि इसमें से कौन सी बात इसको सपोर्ट करती है। तो दोस्तों याद रखिएगा जिनकी ये क्या है, हमारी टैप रूट। ठीक है, टैप रूट कैसे होती है,
जो इस तरीके की होती है। आपको पता है ना, कैरेट जो हमारी होती है धरती के अंदर होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, टैप रूट, जिसकी एक सिंगल रूट होती है उसे टैप रूट कहते हैं, मेन रूट। और जिसमें इस तरीके से बिखरी बिखरी रूट होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फिब्रस रूट कहते हैं। प्लांट्स हैविंग टैप रूट हैड रेक्टिकुलर वेनेशन, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारी प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट कैसी होती है, टैप रूट होती है, उनमें क्या होता है, रेक्टिकुलेट वेनेशन होता है। ठीक है, नहीं कि जो आपकी थोड़ा सा झोल मतलब नेट टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमें सेल ऑर्गेनिल्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसके बेसिस पे हमारे को बताना है क्या है। देखिए अब आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आपको क्या पकड़ना है, वर्ड्स को पकड़ना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे वर्ड क्या है, सेल वॉल, और आपको पता है जो सेल वॉल्स होता है वो किस में होता है, प्लांट्स में ही होता है और किसी में सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, अगर आप यहाँ वर्ड्स को पकड़ोगे तो ये क्या है, प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड किस में होता है, ये भी आपका प्लांट्स में ही होता है और किसी में नहीं होता। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ए एंड सी आर प्लांट सेल, बी इज एन एनिमल सेल। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे कम्युनिटी पे जाके क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कीजिए। वो क्वेश्चंस आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।